आज से हजारों वर्ष पूर्व, यहाँ तक कि यूनान की व्यवस्थाओं से पूर्व, यूनान के जो राजनीतिक चिंतन है उससे कई वर्षों पूर्व भारतीय राजनीतिक चिंतन प्रारंभ हो चुका था। किंतु इस राजनीतिक चिंतन के जो अस्तित्व है वो हमें काफ़ी बाद में जाकर पता चला। बाद में जाकर हमें पता चला कि यूनान का चिंतन भारतीय चिंतन से बहुत बाद का है। तो ऐसे ही चिंतन और ऐसे ही चिंतक मनु के बारे में हम आज बात करेंगे और मनु के राजा संबंधी विचारों को देखेंगे। प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है राजेंद्र और आप आज के वीडियो के माध्यम से इन बातों को समझने का प्रयास करेंगे। राजा संबंधी विचार जो मनु ने दिए हैं वो मनु की पुस्तक मनुस्मृति में दिए गए हैं और मनु के जो राजनीतिक विचारों का केंद्र बिंदु है वो राजशक्ति में ही क्या है, प्राप्त होता है। राजा को मनु ने सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया है। मनु ने राजा को अनेक देवताओं के तुल्य माना है और उन देवताओं के अंश से ही राजा की उत्पत्ति होती है, राजा की सृष्टि होती है, ऐसा मनु का मानना है। उसने राजा की दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत में विश्वास प्रकट करते हुए यह माना है क्योंकि राजा दैवीय अंश है या राजा में देव के अंश व्याप्त है, अतः यह अपेक्षित है कि प्रजा उसकी कभी अपमान न करे। प्रजा को किसी भी कीमत पर राजा का अपमान नहीं करना चाहिए। राजा से द्वेष करने का अर्थ स्वयं का विनाश करना है। मनुस्मृति में यह भी उल्लेख करता है मनु कि विभिन्न देवता राजा के शरीर में प्रविष्ट होते हैं। इस प्रकार राजा स्वयं महान देवता बन जाता है, यानी कि देवताओं से भी बढ़कर राजा को कहीं ना कहीं मनु ने माना है। राजा के गुणों एवं कर्तव्यों का विशिष्ट वर्णन करते हुए मनु कहता है कि राजा को चाहिए कि वह ब्राह्मणों के प्रति सदैव सेवाशील और नियमशील रहे। राजा का मुख्य कार्य प्रजा की रक्षा तथा कल्याण करना होना चाहिए, अतः इन कार्यों को भली भांति संपादित करने के लिए राजा में बहुत से गुण विद्यमान होने चाहिए। उनमें राजा को विद्वान होना चाहिए, जितेंद्रिय होना चाहिए, न्यायी, विनीत तथा लोकप्रिय भी होना चाहिए। मनु के अनुसार व्यवहारिक व्यक्तियों से वाणिज्य, व्यवसाय तथा धन प्राप्ति की विद्या सीखनी चाहिए, यानी कि जिसके भीतर जो गुण है उससे राजा को वह गुण अवश्य सीख लेना चाहिए और राजा सर्वगुण संपन्न होना चाहिए, ऐसा मनु का मानना है। राजा की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत के संदर्भ में कहते हुए मनु कहते हैं कि राजा की जो उत्पत्ति है वो दैवी सिद्धांत के आधार पर हुई है। मनु मानते हैं और मनु ने मनुस्मृति के 7वें अध्याय में बताया है कि राजधर्म का प्रतिपादन करते हुए राज्य की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। पहले राज्य की उत्पत्ति और इनके अनुसार सृष्टि की प्रारंभिक अवस्था बड़ी भयंकर थी। उस समय न राज्य था और न ही राजा था और राज्य और राजा के अभाव में दंड व्यवस्था का कोई प्रश्न ही नहीं था। राज्य के अभाव में सर्वत्र अन्याय, अराजकता, असंतोष, अव्यवस्था का वातावरण बना हुआ था। इसको कहीं ना कहीं हम हॉब्स लॉक रूसो का जो व्यवस्था सिद्धांत है वहां देख सकते हैं कि जहां वो राज्य को पहले अराजक बताते हैं। खैर, सिर्फ हॉब्स ने ही राज्य को अराजक बताया है, लॉक ने और रूसो ने जो लॉक है उन्होंने कहीं ना कहीं सभ्य बताया है और रूसो ने दोनों का मिश्रण बताया है। तो कहीं ना कहीं जो हॉब्स का अराजकतावादी व्यवस्था सिद्धांत है राज्य का, वैसा ही सिद्धांत हमको उससे कई वर्षों पूर्व मनु के सिद्धांतों में देखने को मिलता है। और मनु मानते हैं कि तत्कालीन अवस्था में मत्स्य न्याय की स्थापना थी। मत्स्य न्याय का अर्थ होता है जिस प्रकार बड़ी मछली छोटी मछलियों को नदी में निगल जाती है, उसी प्रकार बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति छोटे व्यक्तियों पर अत्याचार कर रहा था संसार में, ऐसा मनु का
मानना है। उसके पश्चात मनु कहते हैं कि जब संपूर्ण सृष्टि जलमग्न हो गई थी तब मनु ही शेष बचे थे। उन्होंने जिस संगठित समाज की संकल्पना की उसकी परिस्थापना हेतु दैवी सिद्धांत का अनुसरण किया गया, जिसके माध्यम से मनु राज्य की सर्वोच्च शक्ति राजा को प्रदान करते हैं और जो राजा क्या है, ईश्वर का प्रतिनिधि है। राजा का विरोध ईश्वर का विरोध, जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं राजा का जो विरोध है वो किसका विरोध होगा, ईश्वर का विरोध होगा। जिस प्रकार ईश्वर का विरोध करने वाला नरक में जाता है, ठीक उसी प्रकार राजा के आदेश की अवहेलना करने वाला भी क्या है, दंड का भागीदार होगा, ऐसा मनु का कहना है। प्रजा को यह प्रश्न करने का भी अधिकार नहीं था कि राज्य का आदेश उचित है अथवा अनुचित। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार हम देख सकते हैं कि राजा का जो मनु का राजा है वो निरंकुशता की ओर बढ़ रहा है, पर मनु का राजा निरंकुश नहीं है। इसको हम अंत में देखेंगे कि कैसे मनु का राजा निरंकुश नहीं है। उसे राजा के जो आदेश हैं उसकी प्रामाणिकता पर संदेह करने की अनुमति तक प्राप्त नहीं थी। क्यों? क्योंकि राजा तो देवतुल्य है, चाहे वह मनुष्य रूप में है, शिशु ही क्यों ना हो, उसकी अवज्ञा करना निषिद्ध था। उसके व्यक्तित्व में देवत्व का समावेश है। वे तत्व हैं वायु, यम, कुबेर, चंद्र, सूर्य, अग्नि, इंद्र और वरुण। इन 8 देवताओं के अंश से क्या है, राजा की उत्पत्ति हुई है, ऐसा मनु का मानना है। राजा की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत को प्रामाणिक रूप देने के लिए मनु ने यहां तक कहा है कि राजा 8 लोकपालों के अन्य तत्वों से निर्मित हुआ है, जिसके फलस्वरूप उसमें दैवीय गुणों एवं शक्ति का क्या है, समावेश हुआ है। ईश्वर ने समस्त संसार की रक्षा के लिए निर्मित वायु, यम, वरुण, सूर्य, अग्नि, इंद्र तथा कुबेर के सर्वोत्तम अंशों के संयोग से क्या है, राजा का निर्माण किया है। मनु ऐसा बताते हैं। उन्होंने लिखा है कि इंद्रात प्रभुत्व तपनात् प्रप्राते क्रोध्यानम वैश्रवण च वित्तम, अर्थात इंद्र, सूर्य, यम, कुबेर, चंद्रमा, अग्नि, वायु, इन राजाओं के तत्वों से क्या है, राजा की उत्पत्ति हुई है। इसको आप इस डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं कि इंद्र से प्रभुत्व, सूर्य से प्रताप, यम से क्रोध, कुबेर से धन, चंद्रमा से आनंद, अग्नि से तेज, वायु से लोगों की कर्म की तरफ प्रेरित करना, यानी कि लोगों को कर्म की तरफ प्रेरित करना। जिस प्रकार वायु हर समय कहीं ना कहीं कर्म में रहती है, चलती रहती है, तो उसी प्रकार लोगों को भी कर्म की तरफ प्रेरित करना, ये किसका, वायु से राजा को सीखना चाहिए। वायु का ये तत्व राजा को यह चीजें सिखाता है। तो ये यहाँ पे दिया हुआ है, इंद्र से प्रभुत्व, सूर्य से प्रभात। तो अब हम बात करते हैं राजा के आवश्यक गुणों की। मनु स्मृति में मनु द्वारा राजा के आवश्यक गुणों का बहुत बारीकी से वर्णन किया गया है। मनु के अनुसार राजा को हर दृष्टि से शक्ति संपन्न बनना चाहिए। राजा का जो चरित्र है वो पूरे उसके राज्य में सबसे उच्च होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? ताकि जनता उसका अनुसरण कर सके और कोई भी व्यक्ति उसके चरित्र पर किसी भी रूप में उंगली नहीं उठा सके। इसके अतिरिक्त मनु चाहता है कि जो राजा है वो जन इच्छाओं और आकांक्षाओं पर खरा उतरे। इसके लिए भी राजा को आवश्यक गुणों से संपन्न होना चाहिए, ताकि राजा निर्लिप्त होते हुए जन कल्याण या जन कल्याण के कार्य सफलतापूर्वक कर सके। जो मनु के अनुसार राजा के आवश्यक गुण हैं उनको हम 3 भागों में देख सकते हैं। पहला है, राजा को चाहिए कि ब्राह्मणों के प्रति सदैव सेवाशील और नियमशील रहे। दूसरा है, राजा जितेंद्रिय बना रहे, काम, क्रोध व उत्पन्न व्यसनों का
परित्याग करे, यानी कि किसी भी प्रकार का व्यसन राजा के भीतर नहीं होना चाहिए। तीसरा है राजा को शिकार, जुआ, दिव्यासन, परिनिंदा, पर स्त्री, प्रेम, नाच गाना, निष्प्रयोजन भ्रमण, चुगलखोरी, ईर्ष्या, कटुवचन, धन का अपहरण आदि दोषों और व्यसनों से क्या है, अपने आप को बचाने का प्रयास किया जाना चाहिए। यानी कि जितने भी प्रकार के दुर्गुण हैं, राजा को उन दुर्गुणों से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। अब बात आती है राजा के कर्तव्यों की। तो मनु का विचार जो है उसके अनुसार राजा के जो कर्तव्य होने चाहिए वो इस प्रकार है। पहला है शस्त्र, धन धान्य, सेना, जल आदि से परिपूर्ण पर्वतीय दुर्ग से हर प्रकार से सुरक्षित रहे। कहने का अर्थ यह है कि पर्वतीय दुर्ग से अपने आप को सुरक्षित रखे और उस पर्वतीय दुर्ग पर जल, धन धान्य, सेना, जल क्या है उसकी पूर्ण व्यवस्था की जाए। दूसरा, राजा स्वजातीय तथा रूप और गुण से संपन्न स्त्री से विवाह करे। राजा अपनी ही जाति में और रूप और गुण से संपन्न स्त्री से विवाह करे, यानी कि सुंदर और गुणों से भी सुंदर स्त्री से विवाह करे। यह भी राजा का कर्तव्य है। तीसरा, राजा नियम पूर्वक यज्ञ आदि कराता रहे तथा ब्राह्मणों को धन प्रदान करते रहे। मनु के अनुसार राजा का यह भी एक कर्तव्य है। प्रजा पर किसी भी प्रकार का अतिरिक्त कर लगाकर भार न बढ़ाए, यह भी राजा का कर्तव्य है। विभिन्न राजकीय कार्यों के लिए विभिन्न अध्यक्षों को नियुक्त करें, यानी कि विभिन्न विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न अध्यक्षों की नियुक्ति की जाए, ताकि एक ही व्यक्ति के ऊपर या एक ही अध्यक्ष के ऊपर कार्य का बोझ न बढ़े। अगला, राजा रणभूमि में इंद्रमात्र स्थिरता न दिखाकर संपूर्ण शक्ति से युद्ध करे, ताकि मृत्यु के पश्चात स्वर्ग के दरवाजे उसके लिए खुले रहें। तो यह आध्यात्मिक रूप से भी, और अगर इसको यह लौकिक रूप में देखें तो कहीं ना कहीं राजा जब पूर्ण शक्ति दिखाकर युद्ध में युद्ध करेगा तो कहीं ना कहीं उसकी सेना का मनोबल उससे बढ़ेगा। तो यह भी कहीं ना कहीं मनु के अनुसार राजा का एक कर्तव्य है। राजा अपने राज्य विस्तार ही की हर संभव कोशिश करे, यानी कि साम्राज्यवाद की नीति का कहीं ना कहीं मनु समर्थन कर रहे हैं कि राजा को अपने राज्य का विस्तार करते रहना चाहिए। यह मनु इसलिए बोल रहे हैं ताकि उसकी जो सेना है वो व्यस्त रहे। अपने सैन्य बल और पौरुष का राजा सदैव प्रदर्शन करता रहे, यानी कि अपनी सैन्य शक्ति को राजा दिखाता रहे, ताकि कोई भी जो पड़ोसी राष्ट्र है उस पर युद्ध करने की चेष्टा न करे। गोपनीय बातों और राज कार्यों को सदैव गुप्त रखे तथा शत्रुओं की कमजोरियों को जानने की सदैव लगन राजा के भीतर रहनी चाहिए, यानी कि अपने आप में अपनी बातों को गुप्त रखने में सक्षम और दूसरे की बातों को जानने का प्रयास राजा को करते रहना चाहिए, जो कि कहीं ना कहीं आज भी हम विदेश नीति के तत्वों में देखते हैं। अगला, अपने मंत्रियों के साथ राजा विनय पूर्वक व्यवहार करे और गुप्तता तथा शक्ति को सक्रिय रखे। तो यानी कि राजा को अपने मंत्रियों के साथ क्या है, विनय पूर्वक व्यवहार करना चाहिए और उनको कहीं ना कहीं गुप्तता बनाए रखने के लिए भी राजा को प्रयास किए जाने चाहिए कि कोई भी व्यक्ति गुप्तता भंग न करे। राजा लोक कल्याण के अपने दायित्व के निर्वहन हेतु हर संभव प्रयास दृढ़तापूर्वक करे, यानी कि राजा को जो जन कल्याण है उसके प्रति जो उसके दायित्व हैं उनको हर कीमत पर करना चाहिए, ताकि उसकी जनता उसके प्रति कभी विद्रोह न करे। राजा की आर्थिक उन्नति को सुनिश्चित करे, राजा आर्थिक उन्नति को सुनिश्चित करे, यानी कि आर्थिक विकास को राजा सुनिश्चित करे और राजा प्रजा की रक्षा भी करे, बाह्य युद्धों से या आंतरिक जो अशांति के तत्व होते हैं उनसे राजा को प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। मनु राजा को यह भी परामर्श देता है कि वह प्रजा पर करों का अनावश्यक बोझ न डाले, यानी कि जितनी आवश्यकता है उतना ही कर राजा को प्रजा पर लगाना चाहिए। राजा व्यक्तियों को स्वधर्म का पालन करने के लिए बाध्य करे, यानी कि
जो व्यक्ति का धर्म है उसको उसका वो पालन करे, ऐसे आह्वान राजा को अपनी जनता से करना चाहिए। और अंतिम, कूटनीति पूर्वक राष्ट्र संबंधों का संचालन करे, जिसका एकमात्र आधार राष्ट्रीय हित होना चाहिए। यानी कि राष्ट्रीय हित की प्राप्ति के लिए वैदेशिक संबंधों का निर्माण राजा को इस प्रकार करना चाहिए ताकि उसके राष्ट्रीय हितों की पूर्ति हो सके। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो राजा मनों का राजा है वो क्या है, सर्वगुण संपन्न है, और इसी कारण वो अपनी भूमि, अपने राष्ट्र का क्या है, सफलतापूर्वक सुरक्षा कर सकता है। तो आज के वीडियो में हमने जाना कि मनु के जो राजा के कर्तव्य हैं, राजा का जो उत्पत्ति है वो क्या सिद्धांत मनु ने बताया हुआ है। मुझे आशा और उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करें, अपने मित्रों से शेयर करना ना भूलें। आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।